नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इसका आज हम परिचय करने वाले हैं, यानी इम्पोर्टेंट बातें हम समझेंगे और उनको याद रखना है हमें, ताकि ये प्रश्नावली अच्छे से हमारे समझ में आए। सवाल इन्हीं से हल होंगे, अगर ये याद है तो आपको अच्छे से सवाल कर पाओगे। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6 है रेखाएं और कोण। देखिए रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, अभी तो हमने पढ़ा है रेखाखंड आ जाता है तब भी हम रेखा ही समझ लेते हैं, किरण आ जाता है तब भी रेखाखंड, इनमें अंतर नहीं समझ पाते। इन तीनों में अंतर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बारीक सी चीज है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसको रेखा बोलते हैं, किसको किरण बोलते हैं और किसको रेखाखंड बोलते हैं। तो बच्चों रेखाएं 3 प्रकार की होती है, रेखा, किरण और रेखाखंड। देखिए इनके छोटा सा एक मैंने इनकी परिभाषा दी हुई है, इस परिभाषा से आपके अच्छे से समझ में आएगी। रेखा क्या होती है? जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, यानी जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, जो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती जाए, उसे ही हम रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसका चित्र बना के समझाता हूं। जैसे एक बिंदु से शुरू होती है ये, और इधर भी अनंत तक चलेगी और इधर भी अनंत तक चलेगी, यानी इसका कोई अंत नहीं होगा दोनों तरफ। इसको तो हम बोलते हैं रेखा, यानी दोनों तरफ तीर के चिन्ह होते हैं। ये दर्शाते हैं कि ये इधर भी इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है और इधर से भी इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है, यानी दोनों तरफ बढ़ती हुई जाती है। अब किरण को समझिए, जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी ऐसा रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बिंदु से शुरू होती है और जिधर इसमें तीर लग रहा है उस तरफ ये अनंत रूप से बढ़ती हुई जाती है, यानी एक तरफ का बिंदु शांत रहता है इसका, इधर से ये कहीं भी नहीं जाएगी और एक तरफ से ये बढ़ती हुई जाएगी। अब ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, यानी दिशा दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं किरण। ठीक है, कहीं भी आपने बोर्ड देखा होगा, किसी भी जैसे कोई भी गांव को दर्शाना है या शहर को दर्शाना है तो ऐसे तीर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किरण। अब है रेखाखंड, जिसके 2 अंत बिंदु हो, यानी जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो। जैसे आपको बोल दिया जाए 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि 4 सेंटीमीटर का किरण खींचिए या 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए। आपको बोलेगा कि 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो ये जो होता है इसकी लंबाई फिक्स होती है, पहली बात तो। और इसकी जो दोनों तरफ है ना एंडिंग पॉइंट होते हैं, यानी अंत बिंदु होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, ये फिक्स होता है, इसका माप फिक्स होता है, जबकि इन दोनों का माप फिक्स नहीं होता। तो तीनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसमें दोनों तरफ तीर के चिन्ह होंगे, यानी ऐसा दिखेगा, ये इसके एक तरफ तीर का चिन्ह होगा और ये ऐसा दिखेगा। अब इनको दर्शाया कैसे जाता है? जैसे मान लीजिए इसका नाम भी ए बी है और इसका नाम भी ए और बी है और इसका नाम भी ए और बी है। तो इनको दर्शाते कैसे हैं इसको समझिए। अगर आपको रेखा दर्शाना है तो ए बी लिख दीजिए और उसके दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगा दीजिए ऊपर बार की तरह। ठीक है, इसको किरण रेखा को ऐसे दर्शाते हैं, किरण को ऐसे दर्शाया जाता है। जैसे इस रेखा का नाम ए बी है तो इसके ऊपर एक तरफ लगाना है, चाहे इधर की साइड मुंह करके लगा दो, चाहे इधर की साइड मुंह करके लगा सकते हो, दोनों तरफ कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं किरण। और रेखाखंड है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो बिना कुछ लगाए, तब भी इसको रेखाखंड ही माना जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बार की तरह लगा के, यानी दोनों तरफ तीर नहीं लगाना इसके। ठीक है, तो ये तीनों के अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे संरेख बिंदु। ठीक है, इस लेसन में हम केवल रेखाएं और कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इन सबको समझेंगे और इनसे संबंधित ही सवाल दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से समझना है। अब देखो दूसरा पॉइंट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हो।
यानी नाम से पता चल रहा है संरेख, यानी एक ही रेखा पर, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर आ रहे हैं या एक ही रेखा पर स्थित है तो उन्हें संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, जैसे ये रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर 3 बिंदु है ए बी सी, तो इन तीनों बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहेंगे एबीसी को। ठीक है, अब संरेख बिंदु इसका उल्टा हो जाएगा, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो, यानी जैसे ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है और ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है बी और ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है सी, तो ये तीनों एक ही रेखा पे नहीं है। अगर इन तीनों को आपस में मिलाओगे तो ऐसे मिलेंगे, जो कि एक रेखा नहीं बन रही, ये बन रही है डबल। ठीक है, अब हम समझेंगे कोणों के बारे में। ये तो हो गई रेखाएं, अब कोणों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, अब कोणों को समझिए। पहले तो हम समझेंगे कि कोण कहते किसे हैं। ठीक है, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो तो कोण बनाती है। अब दो किरणें यदि एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होगी तो क्या बनाएगी? हमेशा कोण बनाएगी। अब वो केस किधर भी जाए भले, अब ये अंत बिंदु है, ये इसका बिंदु है, ये किरण भी यहां से निकल रही है और ये वाली किरण भी यहां से निकल रही है, तो ये अंदर जो घुमाव है इसी को हम कोण बोलते हैं। अब इसकी दूरी को हम डिग्री में दर्शाते हैं। काय में मापते हैं? इसकी दूरी को हम मापते हैं डिग्री में। ठीक है, जो किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे लगाया जाता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम डिग्री से दर्शाते हैं और इसमें दो भुजाएं होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाती है? भुजाएं कहलाती है। इनको हम कहेंगे भुजाएं। और इसमें होता है एक शीर्ष, ये कहलाएगा शीर्ष। जहां से दोनों कोण निकल, दोनों किरणें निकल रही है उसे हम शीर्ष कहेंगे। यहाँ पे शीर्ष है बी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, अगर इसका नाम लिखना हो कोण का तो ऐसे एंगल का चिन्ह लगाते हैं। ये काहे का चिन्ह है? कोण का चिन्ह। ठीक है, गणित में इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इससे दर्शाया जाता है। तो इसको लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बोलेंगे। या फिर इसको अपन कभी कभी एंगल बी भी बोल लेते हैं। अब इसको भी समझिए, इस बात को नोट करने वाली बात है कि इसको आप ए बी सी क्यों बोलते हो, ए सी बी नहीं बोल सकते। अब जिस शीर्ष पे कोण बनेगा वो बिंदु बीच में आना चाहिए। इसको लिखने का जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो बिंदु बीच में आना चाहिए जहां पे कोण बन रहा है, यानी दोनों किरण जिस बिंदु से निकल रही है उसको शीर्ष बोलते हैं और शीर्ष वाला बिंदु ही बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एबीसी भी लिख सकते हैं और एंगल बी भी बोल सकते हैं। और एंगल बी का मतलब है जो शीर्ष होता है ना उसी को दर्शाते, यानी हमारा ध्यान सीधा यहाँ पे जाएगा कि ये कोण कहाँ पे बन रहा है? बी पे बन रहा है, ना कि सी पर। ये बात क्लियर है। अब माप के आधार पे हम कोणों के प्रकार समझेंगे। वैसे तो विशेषताओं के आधार पे भी कोणों के प्रकार होते हैं, यानी नाम होते हैं। यहाँ है माप के आधार पे। ठीक है, तो अभी इसके गुणों के आधार पे भी हम कोणों को समझेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले अपन समझ लेते हैं माप के आधार पे कोणों के प्रकार। देखो, माप के आधार पे कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से बड़ा वो 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। इसका चित्र भी बनाया हुआ है मैंने, पहला चित्र इसी का है। इसको कहेंगे न्यून कोण। यानी ये और ये भुजा है ना, जो जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है तो इसके अंदर अंदर ही आएगी ये दूसरी वाली भुजा। ठीक है, तो इसको हम न्यून कोण कहेंगे इधर अगर इसका घुमाव है तो। अब है समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। ये दूसरा चित्र इसी का है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। और सभी कोणों में स्पेशल इसको ऐसे दर्शाया जाता है चौखुटे, चौकोर। ठीक है, तो सबको गोल दर्शाया जाता है, देख लीजिए आप घुमाव को, लेकिन इसको चौकोर दर्शाया जाता है। इसको बोलते हैं समकोण। कभी कभी माप नहीं लिखा है तो इससे पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब है अधिकोण।
अधिक कोण बोलते हैं 90 डिग्री से बड़ा वो 180 डिग्री से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। इसका चित्र है ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है, अभी इससे बढ़ा जाएगा, ये वाली जो भुजा है ये इससे बड़ी होगी, इससे आगे होगी, इसको बोलते हैं अधिक कोण। अब ये रिजु कोण 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। हाँ, एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है उसको रिजु कोण कहा जाता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है एक सरल रेखा पे, तो ये बन रहा है बीच में। अब ये दोनों तरफ भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, उसको भी 180 बोलेंगे। अब ये प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा वो 360 डिग्री से छोटा कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब 180 तो कहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया, इससे बड़ा जा रहा है ये ज्यादा। न्यून कोण जो होता है उसका उल्टा होता है, ये न्यून कोण का उल्टा होता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये इधर बनता है अंदर और ये बनता है बाहर। तो बाहर जो कोण बनेगा, यहां से अगर इस भुजा को उठा के यहां तक घुमाएंगे तो ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। अब ये संपूर्ण कोण, वैसे तुम्हारी किताब में नहीं दिया हुआ था ये प्रश्न परिभाषा। ठीक है, मैंने बताना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का कोण, और ये एक बिंदु पे बनता है, इस बिंदु पे, यानी इसमें भुजा भी एक ही होती है। अब यहां से यहां तक अगर इसको घुमाएंगे तो पूरी दोनों भुजाएं मिल जाएगी, इस वजह से एक ही नजर आती है अपन को, एक दिखाई नहीं देती। ये बनता है 360 डिग्री का कोण। ये जो बिंदु लगा हुआ है, अगर मैं बोलूं कि इसका घुमाव कितना है, इसके चारों तरफ की दूरी कितनी, तो आपको बोलोगे 360 डिग्री। ठीक है, तो एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब तो ये हो गए कोण मापों के आधार पे। अब समझेंगे इसके गुणों के आधार पे कोण, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब गुणों के आधार पे कोणों को समझिए। तो देखिए, पहला कोण है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा व शीर्ष उभयनिष्ठ हो, जिसमें एक भुजा और शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ। देखिए इधर, जैसे ये कोण दो होने चाहिए, दोनों में एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आपको पता होना चाहिए कि उभयनिष्ठ बोलते हैं जो भुजा दोनों कोणों में आ रही हो, उसे हम उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाली इसमें उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, जो दोनों कोणों के अंदर आ रही है, इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण। ठीक है, और इनका जो शीर्ष होगा वो भी उभयनिष्ठ होगा। ये शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों का शीर्ष एक ही है, और ये वाली भुजा भी दोनों में एक ही है। इसी प्रकार दो चित्रों से मैंने समझा रखा है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी और ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन दोनों कोणों को समझ सकते हो। इनमें को दोनों आपस में बराबर नहीं होते, बस इनको उभयनिष्ठ बोलेंगे अपन, वो आसन्न कोण बोलेंगे दोनों को। ठीक है, अब रेखिक युग्म समझिए। इसको समझाने के लिए मैंने आसन्न कोण समझाया है। ठीक है, रेखिक युग्म कोण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, रेखिक युग्म कोण कहलाता है। ये नाम ध्यान रखना है तुम्हें, और योग ध्यान रखना है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बन रहे हैं, एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं, और 180 डिग्री का कोण बनाती है एक सीधी रेखा। ठीक है, तो पहला कोण है ABC, ABC, ठीक है, प्लस CBD। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो इन दोनों का योग आएगा 180 डिग्री। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट कोण है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। इनकी खास बात है ये कि ये आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर, और एक्स आकृति में बनते हैं। अब चित्र से समझिए, ये दोनों रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे, इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। इसके विपरीत जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये आपस में
बराबर भी होते हैं। एक्स आकृति दिख रही होगी तुम्हें, एक्स आकृति में बनते हैं ये। तो देखो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा आपस में, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हो गए ये आप देख लीजिए, यानी बराबर कौन कौन सा होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए 1 और 3 बराबर होगा, इन दोनों को ही कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसको और इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, इन दोनों को जो विपरीत बन रहे हैं, यहां पे एक शब्द आया था विपरीत। और 2 के बराबर होगा 4, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4। तो इस प्रकार ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब 2 और इंपॉर्टेंट कोण है जो आप समझिए। तो देखिए बच्चों बाकी कोण, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो, अब 2 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है एक तिर्यक रेखा, तो मैं इसका चित्र बना देता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये है तिर्यक रेखा। एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो 8 कोण बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको नाम भी दे देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होता है, पहली लाइन, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है और ये एफ आकृति में बनता है। ये पहचानने का तरीका है, एफ आकृति में बनना, जेड आकृति में बनना, ये पहचानने का तरीका है। आप भूल जाओ तो सीधा एफ से पता चल जाएगा कि इनको संगत कोण बोलते हैं। देखो एफ कैसे बन रहा है, ये देखो ये एफ बन रहा। अब इस साइड जो कोण बनेंगे ना वो संगत कोण कहलाएंगे। इसके एक तो ऊपर बनता है और एक नीचे बनता है, यानी विपरीत बनते हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, फिर एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण होता है जो एक जैसे दिख रहे हो तुम्हें, यानी आपकी जो आंखें उन्हीं से पता चल जाएगा कि ये एक जैसे दिख रहे हैं। तो 3 का संगत कोण होगा 7, 2 का संगत कोण होगा 6 क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, 1 का संगत कोण होगा 5 और 4 का संगत कोण होगा 8, यानी 4 युग्म बन रहे हैं यहाँ पे। एक का ये, तो ये पहला युग्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनके संगत कोणों के युग्म लिख देता हूं मैं, संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म देखिए, नाम संगत कोण है ना, युग्म तो मतलब जोड़े। 1 का 5 होगा यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, 2 होगा 6 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 होगा एंगल 7 के बराबर, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 होगा एंगल 8 के बराबर। ये सारे जोड़े लिख दिए मैंने, ठीक है। अब एकांतर कोण कहते किसे हैं, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है और ये जेड आकृति में बनता है। देखो जेड ये बन रहा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें देखो आप, ये बन रहा जेड, उल्टा भी बन सकता है। तो इसके अंदर जो कोण बनेंगे ना वो एकांतर कोण कहलाएंगे। इधर भी देख लो, इसके अंदर जो कोण बनेगा वो एकांतर कोण कहलाएगा। इसमें भी 4 जोड़े होते हैं। देखो एक का एकांतर कोण होगा 7, इधर बार और इधर भी बार, 2 का होगा 8, 3 का होगा 5, 4 का होगा 6। तो इसमें भी 4 जोड़े बनेंगे। अंदर वालों को अंतर एकांतर कोण बोलते हैं और बाहर वालों को बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं। तो जेड आकृति में बनेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो 2 प्रकार के होते हैं एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो इनको अलग लिख देता हूं मैं। तो बाह्य एकांतर कोण के अंदर आएंगे बाहर वाले। 1 का एकांतर कोण होगा 7 और 2 का एकांतर कोण होगा 8, ठीक है। अब है अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण, अंत का मतलब अंदर का, बाह्य का मतलब बाहर का। 3 का एकांतर कोण होगा 5, ये भी आपस में बराबर होते हैं। 4 का एकांतर कोण होगा 6। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ये वाली है, इसके एक ही ओर जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है जब रेखाएं क्या हो, समांतर। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी काम आता है। इसका कोण का नाम नहीं है, बस
दो समांतर रेखा के एक ही ओर बने हो, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अंदर जो बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 6 को आप जोड़ोगे तो इनका योग हमेशा 100 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। 4 और 5 का भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 को जोड़ोगे तो इसका योग भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गए। अब कोण पूरे हो गए। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज। बच्चों अब त्रिभुज को समझिए। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है। ये 3 भुजाएं इसकी और ये बंद आकृति है, इसको हम त्रिभुज कहेंगे। इसके अंदर 3 तो भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं। 1 2 3 तो भुजा और ये 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंटों को समझिए। त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बाह्य कोण बनते हैं। त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनको अगर एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण बनते हैं। जैसे इस वाली भुजा को मैं इधर आगे बढ़ा रहा हूं तो इसी क्रम में फिर इधर वाली भुजाओं को भी बढ़ाएंगे। इधर बढ़ा दी मैंने इसको। अब इसी क्रम में इसको इधर बढ़ा रहे हो तो फिर इसको इधर बढ़ाओगे। एक ही क्रम में बढ़ाना है तो इसको इधर बढ़ाओगे तो ये बढ़ गया और इस वाली को इधर बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके जो कोण बनते हैं बाहर वो बाह्य कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? त्रिभुज के बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण हो गए। ठीक है, इनको नाम दे देता हूं मैं कुछ भी। अंदर वालों को 1 2 3, इसको 4 5 6। अब इसको समझिए। ठीक है, तो त्रिभुज के बाह्य भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बाह्य कोण बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो अंदर के तीनों कोण बन रहे हैं इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का योग 180 डिग्री होगा। ये आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन ये वाला क्या पता आपको पता है या नहीं? त्रिभुज के बहिष कोण का मान उसके अंताभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का जो बहिष कोण का मान है ना, इसका, सभी का नहीं, एक का, त्रिभुज के बहिष कोण का मान उसके अंताभिमुख यानी इसके जस्ट पीछे वाले कोण के छोड़कर उनको बोलेंगे अंताभिमुख। यानी 4 का देख रहे हैं तो इसके पीछे वाले को छोड़ दो, बाकी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, इससे समझिए। यदि आप एंगल 4 को लिखोगे, एंगल 4 का मान निकालोगे तो किस किस के बराबर होगा? 1 के और 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो एंगल 4 आएगा। ठीक है, और इसका निकालोगे तो 1 और 3 को जोड़ना पड़ेगा। एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ोगे तो एंगल 5 आएगा। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ोगे 2 और 3 को तो ये आएगा एंगल 6 के बराबर। यानी कोई सा भी एक बाह्य कोण है। एक अलग त्रिभुज से समझाता हूं तुम्हें। ये कोई सा भी बाह्य कोण हो सकता है। ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो इस कोण का जो मान है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के बहिष कोण का मान उसके अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यदि इसका मान 30 है और इसका मान 60 है तो इस एंगल का मान होगा 60 नहीं ले सकते क्योंकि 90 नहीं है, वो यहाँ पे ले लो 100। तो ये 100 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 130। यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आज हमने पूरी प्रश्नावली को समझ लिया। अब हम बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।